नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम प्लाजा में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिंदी के प्रैक्टिस सेट देखिए आपके लिए लेकर के आए हैं। और ये हमारा हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके 2 सेट मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम प्लाजा पर अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उन दोनों को भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि लिपित चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आपके वर्णमाला। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए गए वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तो वाक्य यहाँ पर देखिए, ये नीचे लिखा हुआ है कि अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो यहाँ पर कौन सा हमें देखो विराम चिन्ह यूज करना है, तो इसमें हम विराम चिन्ह जो है वो ये करेंगे कोमा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया कि संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो संज्ञा का कौन सा भेद जो है वो नहीं है, उस भेद के बारे में हमें बताना है। तो तीसरे का जो ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है आपका जिनवाचक जो है, ये आपका संज्ञा का भेद नहीं होता है। बाकी आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ये तीनों देख के संज्ञा के भेद माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। तो सर्वनाम की जो परिभाषा इसमें दे है, तो ऑप्शन नंबर सी को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो सी क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो आपका सही आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है। तो विशेषण है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगण्य जो है यह आपका एक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर बी 5वें का वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं। तो क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका वाच्य। तो वाच्य जो है वो क्रिया के रूपांतरण को क्या कहा जाता है, आपका वाच्य कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि अवयव के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए कौन सा कथन है वो हमें बताना है। तो 7वें का जो ऑप्शन नंबर ए जो लिखा हुआ है ना, ये अविकारी होते हैं, यानी कि जितने भी जो अवयव शब्द जो होते हैं ना वो सभी क्या होते हैं, वो अविकारी शब्द जो है वो आपके कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। 8वें में पूछा गया है कि दिए गए शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो 8वें में देखिए नहीं है पूछा गया, तो जिसके आधार पर मकान इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। बाकी आपका रामायण, मछली और प्रार्थना जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन नहीं है पूछा गया है, इसके आधार पर मकान जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से वचन की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो असंगत युग्म हमें बताना है आपका वचन की दृष्टि से, यानी कि एक वचन और उसी को परिवर्तित करके दिखाया गया है बहुवचन में। तो ये कौन सा असंगत है वो हमें बताना है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर आपका डी। तो डी जो है वो असंगत है, यानी कि झाड़ी, और झाड़ी का जो बहुवचन इसमें लिखा हुआ है वो लिखा है झाड़ियों, जो कि गलत है। यहाँ पर होता है आपका झाड़ियाँ, तो ये बिल्कुल सही होता। बाकी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। सर्दी और सर्दियाँ, बी भी ठीक है। बहन और बहनें, और सी भी ठीक है। गुब्बारा और गुब्बारे, लेकिन यहाँ नहीं है पूछा गया था, तो डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। तो ये जो वाक्य है इसमें कौन सा काल है वो हमें बताना है। तो 10वें में आप ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा आपका गा रहा था, यानी कि वो अभी भी गा रहा है। तो अपूर्ण भूतकाल यहाँ पर आपका हो जाएगा, यानी कि अभी कंफर्म नहीं है कि उन्हें गा लिया है, तो गा रहा था बोल रहा है। तो अपूर्ण भूतकाल ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर में पूछा गया है कि उससे दौड़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो कौन सा वाच्य है, तो 11वें में सी पर यदि आप ध्यान देंगे तो आपका उससे यह हो जाएगा आपका भाववाच्य। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो, तो परसर्ग जो है वे सहायक शब्द होते हैं आपके जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि तत्सम और अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप जो है वो आपका क्या होगा, ये हमें देखिए बताना है। कि तत्सम शब्द जो आपका ये जो है तत्सम शब्द है वो आपका अप्सरा लिखा हुआ है, अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव जो है वो क्या होगा ये हमें बताना है। तो 13वें का जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अप्सरा शब्द जो है आपका हो जाएगा, जो कि तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया पराधीन में, तो पराधीन में उपसर्ग जो हो जाएगा वो आपका पर हो जाएगा, पर प्लस अधीन, तो ये इसका उपसर्ग हो जाएगा पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया 15 नंबर में कि केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। तो केंद्रित जो शब्द है और आपका अधिकता जो शब्द है, इसमें प्रत्यय जो है वो कौन कौन से हैं ये हमें बताना है। तो 15वें का जो ऑप्शन नंबर सी पर यह भी आप ध्यान देंगे, इत और ता जो है ये आपके उपसर्ग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया हमें पाप से बचना चाहिए। तो इसमें आगे लिखा हुआ है कि उपयुक्त वाक्य में जो रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। पाप का जो विलोम शब्द जो है वो आपका इसमें पूछा गया, पाप का विलोम शब्द जो है वो क्या होता है। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाप का जो विलोम शब्द होता है वो पुण्य होता है। देखिए विलोम शब्द के ऊपर ना मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है। यदि आप उस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो कोई भी आपका विलोम शब्द जो है वो आपका बाहर नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा। 17वें में पूछा गया है आपका कि निम्नलिखित में अनग का विलोम होगा। तो अनग का विलोम यहाँ पर आपका पूछा गया है कि वो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में जो डी में जो लिखा हुआ वो अघी दो, अनग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अघी। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में पूछा गया 18 में कि निम्न समानार्थी शब्दों में से उच्च शब्द का प्रयोग करके दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करना है। वाक्य लिखा हुआ है कि विधानसभा का चुनाव एक निश्चित डैश डैश के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो 18 में ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक निश्चित अवधि के लिए होता है। तो अवधि शब्द जो है इसमें फिल कर देंगे तो सेंटेंस जो आपका पूरा बन जाएगा, यानी वाक्य पूरा बन जाएगा। 19वें में यहाँ पर से पूछा गया कि इनमें से अरणीय शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची शब्द पूछा गया है कि अरणीय का जो पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या होता है। तो 19वें का यदि आप ध्यान देंगे तो सी अकांतर जो है इसका पर्यायवाची शब्द जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20वें में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या मान का अर्थ नहीं है। तो मान का क्या अर्थ जो है वो नहीं है ये हमें बताना है। तो 20वें का सी जो होता है आपका श्रेष्ठ, ये इसका अर्थ नहीं होता है। बाकी मान का अर्थ इज्जत भी हो जाता है, इज्जत भी होता है, अभिमान भी होता है और सम्मान भी होता है। यानी मान का सीधा सीधा पर्यायवाची शब्द यहाँ पर से पूछा गया है कि मान का पर्यायवाची शब्द जो है वो नहीं होता है। तो नहीं होता, श्रेष्ठ जो है वो नहीं होता है। चलिए 21वें में पूछा है, 21वें में क्या पूछा गया है, 21वें में पूछा गया कि अव्यय और उभय के समरूपी भिन्नार्थक है। तो अव्यय और उभय के क्या होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करेंगे तो पहले वाला जो अव्यय है इसका अर्थ होता है आपका निडर, और दूसरे वाला जो आपका उभय है इसका अर्थ होता है आपका दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। चलिए 22 की तरफ चलते हैं। 22 में यहाँ पर क्या पूछा गया, पूछा गया है कि द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। तो द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड जो है वो आपका क्या हो जाएगा 22 में। यदि आप बी पर ध्यान देंगे तो इसमें लिखा हुआ है दोनों बार जन्म लेने वाले के लिए जो एक शब्द यूज किया जाता है उसे द्विज कहते हैं। ठीक है, चलिए 23 में पूछा गया कि एग का अर्थ है। तो एग का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका जो कुछ नहीं जानता है उसको एग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से संधि का कौन सा युग्म जो है वो आपका गलत है, यानी कि संधि विधेय से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पर गलत हमें बताना है। तो गलत में आपका सिद्धानंद का जो आपका ये जो आपका संधि विच्छेद किया गया है ना वो बिल्कुल गलत किया गया है। का अनुभूति का अनु प्लस उदित ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अवनीन्द्र का देखा अवनी प्लस इंद्र ये भी आपका ठीक है, और भूद्वार का देखा भू प्लस उद्वार जो है ये भी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन गलत पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया, पूछा गया है ये यथोचित किस समाज का उदाहरण है। तो 25वें में जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि यथोचित जो है ना वो अभाव समाज का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 26 में पूछा गया है कि हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है, इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। यानी कि ये एक वाक्य लिखा हुआ है, इसको शुद्ध हमें करना है। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है। तो ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। 27 में लिखा हुआ है कि स्थायी भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं। तो स्थायी भाव की जो उत्पत्ति होती है ना उसके कारण को क्या कहते हैं ये इसमें सीधा सीधा पूछा गया है। तो 27 का जो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आपका विभाव।
चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 28 पूछा गया कि छंद की दृष्टि से गणों की संख्या जो है वो कितनी होती है। तो 28 में जो आप देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है कि छंद की दृष्टि से गणों की जो संख्या मानी गई है ना वो 8 मानी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवर्ती होती है, यानी कि एक ही स्वर या वर्ण जो बार बार आता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो ये हमें अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा गया था। 29 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिए आपका बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है कि इनमें से कौन से शब्द का आरंभ जो है वो नहीं होता है। तो कौन से शब्द का आरंभ नहीं होता है यह हमें बताना है। तो 30 वगैरह सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। तो डे जो है ना इसका आरंभ जो है आपका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते 31 पूछा है कि गूंगों का गुड लोकोक्ति का अर्थ है, यानी कि ये एक लोकोक्ति यहाँ पर दी गई है कि गूंगों का गुड, इस लोकोक्ति का जो अर्थ जो है वो क्या होता है। तो 31 का जो ऑप्शन नंबर बी जो आपका लिखा हुआ है अवर्णीय सुख, ये इसका गूंगों का गुड जो है आपका इस कहावत का जो है अर्थ जो है वो आपका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 32 का क्या पूछा गया है। 32 में पूछा गया है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का लोकोक्ति का अर्थ बताइए। इंपोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा चुकी है ये लोकोक्ति। तो 32 वगैरह सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहीं ठोर ठिकाना न होना तो उसके लिए का यूज किया जाता है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें 33 नंबर पूछा गया है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक जो हैं वो कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है वो हिंदी साहित्य की भूमिका नामक एक जो है आपकी पुस्तक लिखी थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए अगले जो क्वेश्चन है ना वो आपके देखिए आपके पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें। तो हर बार देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का जब एग्जाम होता है तो उसमें हर बार देखिए ये कोई ना कोई पैराग्राफ जरूर दिया होता है और उस पैराग्राफ के आधार पर यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ एक बार आप वीडियो को पुश करके इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। इस पैराग्राफ के मैं डायरेक्ट देखिए आंसर आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए इसमें 34 ये पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कि सर्वांगीण सफलता प्रति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या माना गया है। तो क्या माना गया है वो हमें बताना है। तो 34 में आपका माना गया था आपका आत्मनिर्भरता और आत्मबल को जो है वो सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का मंत्र जो है वो कहा गया है। तो ये जो है ना ये जो कहा गया है ये आपका गद्यांश के आधार पर देखिए इसमें आंसर आपको देने होते हैं। 35 में यहाँ पर आपसे लिखा गया है कि स्वार्थ में तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप किस विकल्प में है। यानी कि स्वार्थ में और आपका अस्थिर जो शब्द है ना ये आपके ये वाले दो शब्द जो है इनका विलोम शब्द आपको बताना है। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। स्वार्थ में का हो जाएगा निस्वार्थ और आपका अस्थिर का हो जाएगा गतिहीन। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 36 में पूछा गया था कि सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिए लिंग क्रमिक है। तो आपका लिंग यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो तीन जो आपके शब्द दिए गए हैं आपके सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता इसमें कौन से लिंग हैं। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर सफलता में जो आपका लिंग है वो हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग, कार्य में जो लिंग है वो हो जाएगा आपका पुल्लिंग और आपका आत्मनिर्भरता में जो लिंग है वो भी हो जाएगा आपका पुल्लिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया था कि जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है। तो ये भी आपका देखिए पैराग्राफ के ऊपर ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है 37। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आत्मनिर्भरता। तो ये देखिए हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल के 3 प्रैक्टिस सेट देखिए अपने अपलोड करती हैं और बाकी के भी बचे हुए प्रैक्टिस सेट जो है मैं अपलोड कर दूंगा। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आपके हुए थे उनके सोल्यूशन मैंने अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम प्लाजा पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और आप जो अभी स्क्रीन पर ये वीडियो जो देख रहे हैं ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप हमारे चैनल यूपी एग्जाम प्लाजा पर से भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम में हर एक संभव हम प्रयास करेंगे ताकि आप अच्छे नंबर लेकर के आएँ और अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक सीट को पक्का कर सकें।